हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रैपिड रिवीजन सीरीज। आज हम बात करने वाले फोटो रिस्पायरेशन के बारे में। फोटो रिस्पायरेशन, जिसको हम C2 साइकिल भी कहते हैं, ये C3 प्लांट के अंदर चलता है। एक स्पेशल टाइप का साइकिल होता है, एक स्पेशल टाइप का पाथवे होता है, जिसमें ऑक्सीजन कन्वर्ट होता है CO2 के अंदर विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। इस प्रोसेस को नाम दिया था फोटो रिस्पायरेशन। और फोटो रिस्पायरेशन के अंदर जो ऑक्सीजन होता है O2, ये कन्वर्ट होता है CO2 के अंदर विद द हेल्प ऑफ लाइट। और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है फोटो रिस्पायरेशन। फोटो रिस्पायरेशन एक बहुत ही स्पेशल पाथवे होता है। ये पाथवे केवल चलता है C3 प्लांट के अंदर। जितने भी C3 प्लांट होते हैं उनके अंदर C2 साइकिल चलता है। C2 साइकिल में जो ग्लाइकोलेट होता है उसका मेटाबॉलिज्म होता है और एक कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलेट फर्दर पेरोक्सिसोम, उसका ऑक्सीडेशन होता है पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। C2 साइकिल की अगर हम बात करें, इसके और भी नाम जैसे C2 साइकिल, ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म, इसमें ग्लाइकोलेट का मेटाबॉलिज्म होता है एंड फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन। यहां पे कार्बन और ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन का, इसीलिए इसको नाम दिया था फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन या फिर फेमस नेम फोटो रिस्पायरेशन। फोटो रिस्पायरेशन की अगर बात करें, इट्स ए रिस्पायरेशन अकर इन द ग्रीन सेल ऑफ द C3 प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट एज द एक्सेस ऑफ evolution of the O2 occur with the cooperative interaction with chloroplast, peroxisome and mitochondria। यहाँ पे तीन सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। हमने बात किया था जो रुबिस्को होता है उसके दो एक्टिविटी होते हैं, डबल एक्टिविटी पाई जाती है रुबिस्को के अंदर। एक तो ऑक्सीडेटिव एक्टिविटी, एक कार्बोक्सिलिक एक्टिविटी। कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीडेशन। कार्बोक्सिलेशन में जो रुबिस्को होता है वो बाइंड होकर एक स्टेबल प्रोडक्ट के 3 कंपाउंड का 3 PGA बनाता था, जिसे हम C3 साइकिल कहते हैं। वही जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है उसमें ऑक्सीजन से बाइंड होकर एक 3 कार्बन का प्रोडक्ट बनाता है, जिसे हम 3 PGA कहते हैं। वही एक कार्बन का और प्रोडक्ट बनता है जिसे हम ग्लाइकोलेट कहते हैं। इस ग्लाइकोलेट को मेटाबोलाइज करना है, हटाना है, उसके लिए चलता है C2 साइकिल। कैसे परफॉर्म होता है C2 साइकिल, अगर हम उसकी बात करें, एट द हाई O2 कंसेंट्रेशन रुबिस्को शो देयर ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। जब भी प्लांट सेल के अंदर, कोई भी सेल है, प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के पास ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। तो जैसे ही ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, उस जगह पे जो रुबिस्को है वो अपना ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करने लगेगा। और जैसे ही ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होती है, इस प्रोसेस को नाम दिया था फोटो रिस्पायरेशन अकर। तो उस समय फोटो रिस्पायरेशन शुरू हो जाता है। इन दिस प्रोसेस देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ ATP, NADPH, ग्लूकोज, सो इट इज ए टर्म वेस्टफुल प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इस प्रोसेस के अंदर C2 साइकिल के अंदर कोई भी ATP का फॉर्मेशन नहीं होता, NADPH का फॉर्मेशन नहीं होता एंड ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होता। ना ATP का फॉर्मेशन हुआ, ना NADPH का फॉर्मेशन हुआ, ना ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ। इसलिए जो C2 साइकिल होता है उसको नाम दिया जाता है। और यहां पे एक ऑक्सीजन लग जाता है, ATP लग जाता है प्लांट का, इसीलिए ये वेस्टफुल प्रोसेस होता है। दिस इज ए वेस्टफुल प्रोसेस। It's a evolutionary process evolved by the mechanism of the photoprotection to reduce the formation of nascent oxygen। हम wasteful process तो कहते हैं in the term of प्रोडक्ट, जैसे ATP, NADPH एंड ग्लूकोज। इस टर्म में अगर देखें तो एक वेस्टफुल प्रोसेस है, लेकिन इसका यूज भी होता है। इसका ए प्लांट के अंदर क्यों चलता है, इसको एज ए मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म की तरह प्लांट ने डेवलप किया है। प्लांट के अंदर जब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन बन जाता है तो ऑक्सीजन से नेसेंट ऑक्सीजन ना बन जाए, और नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है फोटो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म ना हो जाए, फोटो रिडक्शन ना हो जाए नेसेंट ऑक्सीजन के द्वारा, उससे बचाने के लिए आते हैं C2 साइकिल। अब C2 साइकिल के अंदर O2 यूज हो जाता है, CO2 के अंदर
और जो प्लांट होता है क्लोरोप्लास्ट होता है वो बच जाता है। तो इसको एज ए डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं। लेकिन अगर हम टर्म में पूछे प्रोडक्ट के टर्म में तो ये एज ए वेस्टफुल प्रोसेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, 20% ऑफ द कार्बन लॉस्ट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के दौरान लगभग 25% कार्बन लॉस हो जाते हैं। आगे जब हम C2 साइकिल देखने वाले हैं तो वहां पे देखेंगे कि 25% कार्बन ऐसे होते हैं जो कि CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ C3 प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, लगभग 5 से 7 बार एग्जाम में पूछा गया है कि फोटो रिस्पायरेशन अकरिंग ओनली C3 प्लांट, फोटो रिस्पायरेशन ऑलवेज अकरिंग ओनली C3 प्लांट, nor C4 nor CAM, only C3 plant. This is the characteristic feature of C3 plant. याद रखिएगा, photo respiration C2 cycle occur only in the C3 plant. During the photo respiration, oxidation, deamination and the decarboxylation all take place in the mitochondria. During photo respiration, oxidation, deamination and decarboxylation are take place in the mitochondria. A deamination decarboxylation जो प्रोसेस है ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। हमने बताया था जो प्लांट होते हैं C3 प्लांट C2 साइकिल के दौरान दो यहां पे 3 सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से? पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंड क्लोरोप्लास्ट। याद रखिएगा C2 साइकिल में 3 सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व होते हैं, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। यही 3 सेल ऑर्गेनल के अंदर डिफरेंट स्टेप परफॉर्म होते हैं। अगर हम बात करें सीक्वेंस की तो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट से देन पेरोक्सिसोम एंड देन माइटोकॉन्ड्रिया। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है इसी सीक्वेंस से पूछा गया है। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट, फिर पेरोक्सिसोम एंड देन माइटोकॉन्ड्रिया। कैसे याद रखेंगे? CPM, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। C2 साइकिल चलता कैसे उसकी अगर हम बात करें तो C2 साइकिल के अंदर जब भी प्लांट के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो RUBP से O2 बाइंड हो जाता है। जैसे ही O2 बाइंड होता है यहां पे एक कंपाउंड बनता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA एंड ग्लाइकोलिटिक एसिड एंड PGA। जो ग्लाइकोलिटिक एसिड होता है ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकालता है और बनता है ग्लाइकोलिटिक एसिड। फॉस्फोग्लाइकोलिटिक एसिड है, उसमें से फास्फोरस निकल गया, बन गया ग्लाइकोलिटिक एसिड। ये प्रोसेस कहां पे हुआ? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। देन ये इंटर करता है पेरोक्सिसोम के अंदर और पेरोक्सिसोम के अंदर ग्लाइकोलिटिक एसिड बाइंड होता है H2O2 के साथ, बनता है ग्लाइकोसिन। ग्लाइकोसिन 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोसिन, यहां से इसमें से डीएमिनेशन होता है और डीकार्बोक्सिलेशन होता है। डीएमिनेशन, अमोनिया निकल गया एंड CO2 निकल गया, डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, डीएमिनेशन और डीकार्बोक्सिलेशन कहां पे हुआ? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुआ। दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएमिनेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन कहां पे होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। यहां से डीएमिनेशन होने के बाद बनता है सीरीन। सीरीन एक कंपाउंड होता है सीरीन, फिर इंटर करता है पेरोक्सिसोम के अंदर। पेरोक्सिसोम के बाद ये इंटर करता है हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है एंड पेरोक्सी एसिड के बाद एक कन्वर्ट होता है ग्लिसरिक एसिड एंड ग्लिसरिक एसिड में फिर ATP की मदद से एक कन्वर्ट हो जाता है PGA के अंदर एंड PGA से बन जाता है RUBP। यहां पे क्या क्या हुआ? यहां पे NADH2 का यूज हुआ और ATP का यूज हुआ।
NADPH2 का यूज हुआ और ATP का यूज हुआ, साथ में 25% कार्बन यहां पे लॉस हो गया, डीएमिनेशन हो गया और डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, 25% के जो कार्बन थे वो लॉस हो गया। ये होता है C2 साइकिल। यहां पे जो ग्लाइकोलेट था उस ग्लाइकोलेट का मेटाबॉलिज्म हो गया और वो कन्वर्ट हो गया फिर से PGA के अंदर, RUBP के अंदर। ये तो बात हो गई C2 साइकिल की। C2 साइकिल के कुछ इफेक्ट होते हैं, टेम्परेचर इफेक्ट। जैसे अगर हम बात करें कि इसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो सबसे पहला आता है ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर, ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर, जैसे ही हाई टेम्परेचर होता है CO2 का जो सॉल्बिलिटी होता है वो डिक्लाइन हो जाता है, सॉल्बिलिटी ऑफ CO2 इज डिक्लाइन। डिक्लाइन हो गया तो यहां पे जो O2 होता है वो O2 क्या करता है, बहुत तेजी से बाइंड होता है फ्रॉम रूबिस्को। CO2 की सॉल्बिलिटी यहां पे डिक्लाइन हो गई तो यहां पे ऑक्सीजन जो है O2 है वो बाइंड हो जाएगा और क्या चलेगा, यहां पे C2 साइकिल परफॉर्म होगा। वही अगर हम बात करें स्पेसिफिसिटी फैक्टर जो होता है, स्पेसिफिसिटी फैक्टर इज मोर फॉर रूबिस्को, इज मोर फॉर रूबिस्को। यहां पे रूबिस्को का जो स्पेसिफिसिटी फैक्टर है फॉर दी O2 वो क्या होता है, ज्यादा होता है फॉर दी O2 ऑक्सीजन के लिए ज्यादा होता है, जिससे क्या होता है ऑक्सीजन तेजी से बाइंड होता है विद द ऑक्सीजन तेजी से बाइंड होता है, यहां पे ऑक्सीजन तेजी से बाइंड होता है रूबिस्को के साथ। यह होता है C2 साइकिल। अब प्लांट के अंदर एक और साइकिल की हमने बात की थी, बहुत ही स्पेशल साइकिल, जिसका नाम होता है C4 साइकिल। C4 साइकिल, C4 साइकिल या फिर इसी को नाम दिया जाता है DCA साइकिल या फिर हैच एंड स्लैग पाथवे। C4 साइकिल, DCA पाथवे, हैच एंड स्लैग साइकिल। जो C4 साइकिल होता है ये C4 प्लांट के अंदर चलता है। हमने बात किया था जो C4 प्लांट होते हैं उसमें कुछ एडिशनल रिएक्शन चलता है, साथ में C3 साइकिल चलता है जिसको नाम दिया था C4 साइकिल। C4 साइकिल को डिस्कवर करने का काम किए थे कार्ट, सैक एंड हैच ने। हैच एंड स्लैग ने शुगर केन प्लांट के अंदर इसकी डिस्कवरी की थी। वहीं अगर हम बात करें साइकिल की पाथवे की बात करें, किसको डिस्कवर किया था, इसको हैच एंड स्लैग ने किया था। इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो होता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। जैसे ही हमने C3 प्लांट की अगर हम बात करें तो C3 प्लांट के अंदर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट था वो था PGA, 3PGA। ऐसे ही यहां पे जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो होता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, OAA, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के अगर हम बात करें फार्मूला की तो कुछ इस तरीके से दिखता है, COOH, CH2 COO, CH2 COO एंड COOH। ये होता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन दी C4 साइकिल। किस प्लांट के अंदर चलता है, ये C4 प्लांट के अंदर चलता है। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो 30 to 40 डिग्री सेल्सियस जहां पे मिनिमम टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, उस प्लांट के अंदर चलते हैं। एंड किस रीजन के अंदर, तो मेनली अकर इन दी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। जितने भी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन है वहां पे पाथवे अक्सर देखने को मिलता है।
क्योंकि वहां पे जो टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर होता है 30 to 40 डिग्री सेल्सियस, वहां पे पाथवे चलता है। और मेनली अगर हम बात करें तो मोनोकॉट के अंदर, मोनोकॉट, यहां पे देखते हैं मोनोकॉट, मोनोकॉट, मोनोकॉट के एग्जांपल है जैसे मेज हो गया, सुगर केन हो गया, मेज, सुगर केन, मेज, सुगर केन, ये क्या है? मोनोकॉट प्लांट है। सारगम, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल, सारगम, सारगम आपको एग्जाम में कई बार नाम देकर पूछ लिया जाएगा कि किस प्लांट के अंदर C4 साइकिल चलता है। यहां पे जो सारगम वाला एग्जांपल एग्जाम में पूछा भी गया है 2022 के अंदर कि सारगम के अंदर कौन सा साइकिल चलता है, C3 साइकिल, C4 साइकिल, C2 साइकिल, कैंप पाथवे। तो सारगम जितने भी मोनोकॉट होते हैं उन मोनोकॉट के अंदर क्या चलता है? C4 साइकिल चलता है, स्पेशली सारगम के अंदर। तो एग्जांपल आपको याद रखना है C4 साइकिल, सिप्रेसी फैमिली, सिप्रेसी, सिप्रेसी फैमिली, सिप्रेसी फैमिली के अंदर भी ये साइकिल देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो C4 साइकिल होता है वो चलता कैसे है। C4 साइकिल के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं, उस मॉडिफिकेशन को नाम दिया है क्रेंज एनाटॉमी, क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज एनाटॉमी की बात करें तो क्रेंज एनाटॉमी के अंदर यहां पे डबल लेयरिंग पाई जाती है, सेल्स की डबल लेयरिंग पाई जाती है। जैसे ये है सेल्स, यहां पे दो तरह के सेल्स देखने को मिलते हैं। इस क्रेंज एनाटॉमी के अंदर दो तरह के सेल्स देखने को मिलते हैं। ये है क्रेंज एनाटॉमी। इस क्रेंज एनाटॉमी के अंदर जो दो सेल होते हैं, एक होता है बंडल शीथ सेल, एक होता है दिस इज बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल। वही ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है आपको, इसको नाम दिया जाता है मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल। इस बंडल शीथ सेल और मीजोफिल सेल के अंदर C4 साइकिल चलता है, क्रेंज एनाटॉमी इसी को कहते हैं। अब ये चलता कैसे है इसकी अगर हम बात करें तो क्रेंज एनाट जो हमारा C4 साइकिल है कुछ इस तरीके से दिखता है। ये है मीजोफिल सेल, ये है बंडल शीथ सेल। जो मीजोफिल सेल होता है वहां पे कार्बन को पकड़ा जाता है और जो फिक्सेशन होता है उसका वो होता है बंडल शीथ सेल के अंदर। कैसे? यहां पे ये है हमारा मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल के अंदर एटमॉस्फेरिक CO2 आता है एंड ये या CO3 माइनस के साथ बाइंड होके फिक्सेशन करता है एंड C4 एसिड बनाता है। C4 एसिड का फॉर्मेशन करता है और इस जो C4 एसिड होता है इसका नाम होता है ऑक्जेलोएस्टिक एसिड, OAA। ऑक्जेलोएस्टिक एसिड ट्रांसफर होता है बंडल शीथ सेल के अंदर और फिर से इसका डीकार्बोक्सिलेशन किया जाता है, यहां से CO2 बाहर निकलता है एंड फिर चलता है केल्विन साइकिल।
यहां से फिर से C3 एसिड बनता है और उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ये जो CO2 है, ये CO2 फर्दर चला जाता है केल्विन साइकिल के अंदर एंड C3 एसिड है, इसको ट्रांसपोर्ट करके फिर से इसका रीजनरेशन किया जाता है एंड फास्फोफिनॉल पायरुवेट के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये फिर से एक नए CO2 को पकड़ के लाने के लिए तैयार हो जाता है इन दी बंडल शीथ सेल। यहाँ पे अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ ATP एंड टोटल नंबर ऑफ NADPH रिक्वायर फॉर 1 CO2 फॉर 1 CO2 in C4 cycle, 5 ATP and 2 NADPH are required. 2 NADPH are required. For 1 mole ग्लूकोज, अगर हम बात करें फॉर 1 मोल ग्लूकोज 30 ATP एंड 12 NADPH are required. NADPH are required. C3 साइकिल के अंदर ये डाटा क्या था, वहां पे 3 ATP लग रहे थे एंड 12 NADPH लग रहे थे। यहाँ पे 2 ATP एक्स्ट्रा लग रहा है। क्यों? क्योंकि 2 ATP जो लगता है वो लगता है फॉर द रीजनरेशन ऑफ पायरुवेट टू पायरुविक एसिड। फॉर द रीजनरेशन ऑफ पायरुवेट टू पायरुविक एसिड 2 एक्स्ट्रा OTP आर रिक्वायर एंड दिस ATP आर कंज्यूम्ड इन द मेसोफिल सेल ऑफ द प्लांट। 2 सेल एक साथ वर्क कर रहे हैं, एक मेसोफिल सेल, एक बंडल शीथ सेल। मेसोफिल सेल के अंदर CO2 का फिक्सेशन हो रहा है, CO2 को कन्वर्ट किया जा रहा है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के अंदर, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को ट्रांसफर किया जा रहा है बंडल शीथ सेल के अंदर। बंडल शीथ सेल के अंदर ए 2 पार्ट के अंदर टूट रहा है, एक है CO2 के अंदर, एक है C3 एसिड के अंदर। जो CO2 है वो केल्विन साइकिल के अंदर चला जा रहा है और वहां से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे हमने C3 साइकिल में देखा था। वही जो C3 एसिड बना है उससे फिर से रीजनरेट करके ऑक्सैलो फास्फोनिल पायरुवेट को बनाना है, पेप को बनाना है, और ये पेप ही क्या करता है, फिर से एक नए CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करता है, पकड़ता है। तो ये होता है C4 साइकिल। C4 साइकिल। अगर हम कुछ एडाप्टेशन की बात करें फॉर द C4 साइकिल, C4 साइकिल जो C4 प्लांट होते हैं दे आर एडाप्टेड फॉर द हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। C4 plant are adapted for hot and dry climate. Hot and dry climate. They are adapted for the hot and dry climate. High temperature. They are adapted for the high temperature. High temperature. How much high temperature? 30 to 40 degrees Celsius, because pepcage show maximum activity. Pepcage show maximum activity at high temperature. High temperature. Pepcage show maximum activity at high temperature. They require less water. They require less water. Less water. Because the partial opening of stomata. There is partial opening of
of partial opening of stomata. This is the C4 cycle and adaptation for the C4 plant. Now there are another cycle called CAM pathway or dark CO2 fixation and double temporal CO2 fixation. In this pathway, the CO2 fixed during the night and they are converted into the glucose during the day. During the night, stomata are closed and during night stomata are open and CO2 plus peptide bind to primary carboxylation and form a C4 acid, and this C4 acid are accumulated in the vacuole of the plant cell. This C4 acid accumulated in the vacuole of the C4 plant cell, and during the day this C4 acid are converted into CO2 and C3 acid. During night, peptide and CO2 form primary carboxylation and C4 acid. This C4 acid accumulated in the C4 plant during the night, and during the day this C4 acid are converted into the C3 and C2 CO2. During the day stomata are closed and no loss of water, and this CO2 which fixed in the form of C4 acid are go through the Rubisco bind and the perform the C3 cycle and formation of glucose. This is called CAM pathway. This is called CAM pathway. The CAM pathway are adapted for the no loss of water because during the day stomata are closed and during the night stomata are open, and during the night no loss of water occur. During the night no loss of water occur. In this process also, in this cycle, for 1 CO2 5 ATP and 2 NADPH are required. 2 NADPH are required. For 1 mole of glucose, 1 mole of glucose, for 1 mole of glucose there are 30 ATP and 12 NADPH are required. NADPH are required. 12 NADPH and 30 ATP are required. This is called CAM pathway. CAM pathway, CAM cycle occur in the CAM plant. They are also adapted for the high temperature and zero fatigue condition where the minimum water present in the plant. To prevent the water loss, this pathway occur. I hope आपको समझ में आया होगा. हमने पढ़ लिया C3 साइकिल, C2 साइकिल, C4 साइकिल एंड कैम पाथवे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन लेक्चर के साथ, एक बेहतरीन टॉपिक के साथ जो कि आपके नीट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा शेयर करें एंड हमारे लाइव लेक्चर को ज्वाइन करें रात को 8 बजे, जिसमें हम एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं एंड साथ में पीवाईक्यू को भी लगाते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू.